हेलो अस्सलाम वालेकुम। फिर से खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको। हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है डोमेन। इस मूवी की कहानी के बारे में नादीन नामी एक साइंसदान की वीडियो से पता चलता है। फिर हमें एक करैक्टर दिखाया जाता है जो एक लड़की है जिसका नाम फोनिक्स है। उसको एक बंकर में रखा जाता है। ये बंकर्स अंडरग्राउंड होते हैं और सारे लोगों को अलग-अलग रखा जाता है। एक बंकर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है और इन बंकर्स में इंसानों को रखने का मकसद ये है कि इंसानों की नस्ल को ख़त्म होने से बचाया जा सके, क्योंकि हर तरफ फ्लू वायरस फैल चुका है जो पूरे प्लेनेट को नुकसान पहुंचा रहा है। और हर बंकर में इतनी खुराक मौजूद है कि हर इंसान उस बंकर में 70 साल तक अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। और फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बंकर्स में रहने वालों को हवा, एनर्जी और दूसरी चीज़ों में जो कि इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है वो सब कुछ दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फोनिक्स जो है वो एक स्क्रीन पर 6 लोगों के साथ बात कर रही होती है। इसकी वजह ये होती है कि एक बंकर में एक ही इंसान रह सकता है तो वो अकेला महसूस ना करे, इसलिए साइंसदानों ने इनको बंकर्स में भेजने से पहले 7-7 लोगों का ग्रुप बना लिया था ताकि ये सब वीडियो कॉल पर बात करके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें और एक दूसरे की सेहत के मुतालिक जान सकें और ये भी जान सकें कि अब इस दुनिया में कितने इंसान जिंदा बचे हैं। एक दूसरे से बात करने के सोशल नेटवर्क को ही डोमेन कहा जाता है। फोनिक्स के ग्रुप में जो बाकी के 6 लोग हैं उनमें एक का नाम बोस्टन है, एक का नाम एटलांटा और चिकागो और एक का नाम ह्यूस्टन है। और जो बाकी 2 हैं उनमें से एक का नाम डेनवर और एक का नाम ऑरलैंडो है। दरअसल ये सब इनके असली नाम नहीं है बल्कि इनका नाम उन शहरों के नामों पर रखा गया है जहाँ पर इनके बंकर्स बनाए गए हैं और इन्हें इस बंकर में रहते हुए काफ़ी साल गुजर चुके हैं। फोनिक्स के ग्रुप में जो एक मेंबर जिसका नाम ऑरलैंडो है उसे दूसरों को अजियत देकर बहुत खुशी महसूस होती है और मज़ीद बताता है कि फ्लू के आने से पहले मैं एक सीरियल किलर हुआ करता था। मुझे लोगों को मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा महसूस होता है। और बाकी मेंबर्स से कहता है कि देख लेना बाहर की दुनिया कभी भी ठीक नहीं होगी। ये सुनकर बाकी के 6 मेंबर्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। उनमें से जो एक एटलांटा है वो ऑरलैंडो से कहती है कि तुमने मासूम लोगों की जानें ली हैं इसलिए तुम्हारा अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और इसी बात की वजह से बाकी सब मेंबर्स भी ऑरलैंडो से बात नहीं करते हैं। इनमें जो डेनवर है उसका फोनिक्स के साथ रिलेशनशिप होता है, वो फोनिक्स को परेशान नहीं देख सकता है इसलिए वो कहता है कि मैं IT स्पेशलिस्ट हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो मैं हैक करके ऑरलैंडो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट खत्म करवा सकता हूँ, लेकिन इस सब के लिए मुझे आप सबकी राय जाननी होगी। बाकी सब तो मान जाते हैं लेकिन फोनिक्स और ह्यूस्टन डेनवर की इस बात के साथ मुतफिक नहीं होते हैं क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी सजा होगी और कॉन्टैक्ट खत्म होने से वो बंकर में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि अगर वो ज़िंदा बच जाए तो बाहर निकल कर वो और भी ज़्यादा मासूम लोगों की जान ले सकता है। लेकिन ऑरलैंडो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो उन सब से कहता है कि मैं तुम लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ, बेहतर होगा कि तुम लोग मेरे साथ अपना कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। तो ज़्यादा लोगों का वोट यही होता है कि उसके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाए। और जब ऑरलैंडो भी यही बात कहता है तो डेनवर ऑरलैंडो के साथ कॉन्टैक्ट करने वाली फीड को हैक करके उसके साथ कॉन्टैक्ट खत्म कर देता है। लेकिन फोनिक्स डेनवर से कहती है कि ये तुमने ठीक नहीं किया है। तो डेनवर कहता है कि हमें जिंदगी में कभी कभार मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। और फिर हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ये जितने भी बंकर्स हैं उनका सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है। खास तौर पर ह्यूस्टन के बंकर में जो दिन और रात को बदलने वाला सिस्टम है वो खराब हो जाता है। दरअसल हर बंकर में एक स्क्रीन लगाई गई है जिसमें जब रात होती है तो रात की तस्वीरें आ जाती हैं और जब दिन होता है तो दिन का मंजर दिखाया जाता है। तो उसके बंकर में कभी भी दिन हो जाता है तो कभी भी रात हो जाती है और सिस्टम में खराबी आने की वजह से ह्यूस्टन को दिन और रात के वक्त को मैनेज करने में बहुत मसला हो रहा होता है और इस बात का असर उसके दिमाग पर होने लगता है। यहाँ पर सब मेंबर्स को मसरूफ रखने के लिए बोस्टन ने हर किसी को कोई ना कोई काम दिया होता है ताकि वो लोग मसरूफ रहें और गैर ज़रूरी सोचों से दूर रहें, वरना इसका असर उनके दिमागों पर हो सकता है। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद सबके बंकर्स में मौजूद जो सिस्टम है उसमें एरर आने शुरू हो जाते हैं
तो वो सब कहते हैं कि अगर बंकर के सिस्टम में ऐसे ही खराबियां आती रही तो हम बंकर के अंदर ही मारे जाएंगे। लेकिन बोस्टन उन सब का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब लोग कंप्यूटर की मदद से चेक करते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और कितने लोग मारे जा चुके हैं, मगर अब वो सिस्टम भी खराब हो चुका होता है। हालांकि ये सब एक दूसरे से दूर मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, लेकिन इनका सिस्टम एक साथ ही खराब होता है। तो फिर फोनिक्स डेनवर को कॉल करती है और उससे कहती है कि जो 8 महीने पहले तुमने ऑरलैंडो का सिस्टम हैक किया था, ये सब कुछ उसी हैकिंग की वजह से हो रहा है, इसलिए तुम्हें हैकिंग करके ऑरलैंडो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट दोबारा से करवाना होगा। लेकिन डेनवर मना कर देता है और कहता है कि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं। ये सुनकर फोनिक्स डेनवर से कहती है कि एक बार मैं नशे की हालत में घर वापस आई तो मैंने नशे में अपनी माँ को जान से मार दिया था। उसके बाद ही हर जगह फ्लू का वायरस फैल गया था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा लकी ड्रॉ में नाम आ गया और मैं यहाँ बंकर में मौजूद हूँ। लेकिन अब मैं इस बंकर से बाहर निकल कर आज़ाद रहना चाहती हूँ और अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। डेनवर ये सुनकर उदास हो जाता है और फोनिक्स से कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद मैं सबसे पहले तुमसे ही मिलने के लिए आऊँगा। फिर डेनवर दोबारा से ऑरलैंडो के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है और बहुत कोशिशों के बाद वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन डेनवर जब वीडियो के जरिए देखता है तो बंकर में ऑरलैंडो मौजूद ही नहीं होता। डेनवर बाकी सबको ये बात बताता है तो बोस्टन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से जो सिस्टम चल रहा है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो सकता था और हम मर भी सकते थे। तो फोनिक्स उन सबको रोक कर कहती है कि हमें ये बात पता लगवानी होगी कि ऑरलैंडो कहाँ गया। वहीं से डेनवर को एक प्राइवेट वीडियो मिलती है जिससे उसे मालूम होता है कि बंकर का दरवाजा खुला था, कोई उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और अंदर आने के बाद वो ऑरलैंडो को लेकर अपने साथ वापस चला गया। बाकी की क्लिप सही से नजर नहीं आती है, इसलिए उन्हें कुछ भी ठीक से पता नहीं चलता है। तो फोनिक्स बाकी ग्रुप मेंबर्स से कहती है कि हमें बंकर से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन बोस्टन उन सबको मना कर देता है। वो कहता है कि हम नहीं जानते कि बाहर के हालात कैसे हैं, अगर हम बंकर से बाहर गए तो हम सब मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ह्यूस्टन के बंकर का सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, इसलिए उसका असर उसके दिमाग पर हो रहा है। अगले दिन जब सब ग्रुप मेंबर्स उठते हैं तो वो देखते हैं कि ह्यूस्टन अपने बंकर की दीवार के साथ अपने सर से टकरे मार रहा है, जिसकी वजह से जिस स्क्रीन के जरिए वो बाकी ग्रुप मेंबर से बात करता है वो स्क्रीन खराब होने लग जाती है, उस पर ग्लिचेस आने लग जाते हैं। तभी उसमें से धुंधला धुंधला नजर आता है कि कोई बंकर के अंदर दाखिल हुआ और ह्यूस्टन को लेकर अपने साथ वहां से चला गया। तो फिर फोनिक्स सब लोगों से कहती है कि हम सबको अपने अपने बंकर्स को चेक करना होगा और देखना होगा कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। सब लोग तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। अटलांटा उस पाइप को तोड़ देती है जहाँ से उसके पास खाना आता है और वो उस पाइप की दूसरी जानिब देखती है तो वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता। इसकी वजह से उनका शक यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि इन सब के बंकर जमीन के नीचे बने हैं। तो पाइप की दूसरी जानिब मिट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन वो जगह तो खाली है, वहाँ पर तो कुछ भी मौजूद नहीं है। ये सब लोग अटलांटा से सवाल कर ही रहे होते हैं कि तभी अटलांटा की तरफ जो स्क्रीन होती है वो भी ब्लर होना शुरू हो जाती है और बिल्कुल बाकी दो मेंबर्स की तरह ही कोई अंदर आता है और अटलांटा को लेकर बंकर से चला जाता है। रिका को ये सब देखकर डर जाता है और परेशानी ही में वो खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेता है। अब वहाँ पर फोनिक्स, डेनवर और बोस्टन ही जिंदा बचे हैं। डेनवर दोबारा हैकिंग को इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो उसको बहुत ही हैरत अंगेज बात मालूम होती है और वो ये है कि इनसे कहा गया था कि लाखों बंकर्स बनाए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, सिर्फ 1000 बंकर्स ही बनाए गए होते हैं। हैकिंग के जरिए वो सारे बंकर्स के अंदर क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश करता है तो उससे नजर आता है कि कुछ बंकर्स खाली पड़े होते हैं और कुछ में रहने वाले लोगों ने खुदकुशी कर ली होती है। ये सब देखकर वो तीनों और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो तय करते हैं कि हमें किसी भी तरह इस बंकर से निकलना होगा, लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं कि यहाँ से कैसे निकल
کر سکتے ہیں۔ فونکس اپنے بنکر کے کچھ وائرز کو توڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے بنکر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ بات وہ ڈینور اور بوسٹن کو بھی بتاتی ہے اور وہ لوگ جلدی سے اپنے بنکر کی ان وائرز کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں۔ ان سب کے بنکرز کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب فونکس باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کا بنکر انڈر گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ تب ہی دوسرے دروازوں سے ڈینور اور بوسٹن بھی نکلتے ہیں جس سے اسے مزید یہ بات پتہ لگتی ہے کہ وہ لوگ مختلف شہروں میں موجود نہیں تھے، جبکہ سب لوگوں کے بنکرز جہاں پر وہ رہ رہے تھے وہ اکٹھے ہی بنے ہوئے تھے اور ان سے اس معاملے میں بھی جھوٹ کہا گیا تھا کہ ان کے بنکرز مختلف شہروں میں بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ تینوں اکٹھے باہر نکلتے ہیں۔ تب ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شہر کے درمیان میں ہی کسی بلڈنگ کی چھت پر موجود ہیں اور کہیں پر بھی فلو کے وائرس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہوتا ہے۔ اب ہی فونکس کی نظر پڑتی ہے کہ باہر جانے والے راستے پر گارڈز کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں لیکن باہر گارڈز کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے ہیں، تو بوسٹن طے کرتا ہے کہ وہ ان گارڈز کا دھیان بھٹکائے گا تاکہ فونکس اور ڈینور وہاں سے آسانی سے بھاگ سکیں۔ بوسٹن ان گارڈز کا دھیان بھٹکاتا ہے، تب بھی ڈینور اور فونکس وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور انہیں ایک آفس نظر آتا ہے۔ وہ جلدی سے اس آفس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ آفس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کی ہر پرسنل انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ تبھی وہاں پر سائنٹسٹ نڈین آ جاتی ہے۔ دراصل یہ سائنٹسٹ وہی ہے جس نے یہ سارے بنکرز بنائے ہوتے ہیں۔ وہ ان دونوں کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ گورنمنٹ کی طرف سے تھا کہ ہم دنیا کو کیسے بچا سکتے ہیں، اور ان سب بنکرز میں انہی لوگوں کو رکھا گیا تھا جو لوگ مجرم تھے۔ ان سب کو ان بنکرز میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں اور ہر جرم کو کرنا چھوڑ دیں، اور میرا یہ تجربہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا، اس لیے گورنمنٹ نے میرے اس تجربے کو پاس کر دیا اور دنیا میں کبھی بھی کوئی فلو کا وائرس پھیلا ہی نہیں تھا۔ یہ سارا کچھ میرے پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ آخر آپ لوگوں نے اورلینڈو کو بلاک کر دیا اور ساری فوٹیجز جو ہیں وہ باہر کی دنیا میں لیک ہو گئی اور میری اس پروجیکٹ کے بارے میں ساری دنیا کو پتہ لگ گیا، اور پھر دنیا بھر میں احتجاج شروع ہو گئے کہ مجرموں کو اتنی ساری سہولیات نہیں دینی چاہیے ہیں، اور اس وجہ سے گورنمنٹ نے میرے اس پروجیکٹ کو فیل کر دیا۔ اب فورس سائنٹسٹ جو ہے فونکس کو بتاتی ہیں کہ تم ڈینور سے دور رہو، اس نے 15 لوگوں کو مارا ہے۔ دراصل ڈینور لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ان کو اپنے جال میں پھنسا کر بعد میں انہیں مار دیتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ بھی یہی کرنے والا ہے۔ ڈینور یہ بات بھی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ایک ایکسپیریمنٹ کا حصہ ہے اور باہر کی دنیا میں کوئی بھی فلو کا وائرس پھیلا ہی نہیں ہے، اور اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ڈینور اس ساری باتوں کو مان لیتا ہے اور یہ بھی بات قبول کر لیتا ہے کہ وہ 7 سالوں سے فونکس کو دھوکہ دے رہا تھا، کیونکہ ڈینور کا اگلا شکار فونکس ہی تھی۔ تبھی وہاں پر گارڈ آتے ہیں اور ان دونوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک جیل میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے گارڈ آتے ہیں اور ان دونوں کو باہر لے کر جاتے ہیں جہاں پر ان کے باقی کے ساتھی بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر اورلینڈو بھی آتا ہے جو ان سب سے نفرت کرتا ہے، اس لیے وہ گارڈ پر حملہ کر کے اس کی گن چھین کر ان کو مارنے ہی لگتا ہے کہ گارڈ اورلینڈو کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد ان سب کو دوبارہ سے انہی کے بنکرز میں واپس بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر یہ پچھلے 7 سالوں سے رہ رہے تھے، لیکن اب وہاں پر کوئی بھی سہولیات موجود نہیں ہوتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے احتجاج کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو فیل کر دیا ہے۔ اب انہیں باقی کی ساری زندگی اسی بنکر میں رہ کر گزارنی ہوگی، اور اب ان سب کو اپنی سزا کے مطابق ہی اس بنکر میں رہ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اور پھر فونکس پریئر کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے کہنا چاہوں گی اگر آپ سب کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کائنڈلی لائک، شیئر، کمنٹ کرتے، سبسکرائب بھی کرتے، بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز۔